जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यही है कि दिन में 11 बजे आपको twitter.com या फिर ट्विटर के मोबाइल ऐप के ऊपर पहुंचना है और वहां पर आपको इन सभी हैशटैग के साथ में ट्वीट करना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको एक ट्वीट बार बार नहीं करना है और इसके अलावा जब भी आप ट्वीट करें तो वहां पर जो भी उसमें कुछ शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों को भी बदल सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहां पर जो हमारे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और जो हमारा रेलवे मंत्रालय है उसको भी टैग करेंगे। तो टैग करने के लिए सिंपली आप @ के बाद में नाम लिखेंगे तो वह आपके सामने आ जाएगा, तो उसको भी आपको अपने पोस्ट में इंक्लूड करना है। तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ ट्वीट का यहां पर टारगेट रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मिलकर के इस मेगा कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और जो हम सभी लोगों का लक्ष्य है 1 करोड़ ट्वीट का, इसे भी आप जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए कल के प्रश्नों का अब उत्तर जानते हैं। सितंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लब, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है करण जौहर ने। किसने? करण जौहर ने इस पुस्तक को लिखा है। फॉल्कन 9 ये एक पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है जिसका निर्माण किया है स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं इलोन मस्क, जिनके बारे में अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि इलोन मस्क जो हैं वे अब दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसे डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। अंटार्कटिका में अगर हम लोग भारत के अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद में है भारती और 2012 में बना है मैत्री। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो प्रश्न था आखिरी वाला, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब चीन के बीडू नेविगेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के बारे में एकदम सटीक जानकारी के लिए कुल मिलाकर के 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो काफी सारे लोगों ने इन प्रश्नों का उत्तर सही दिया था। अब यहां पर मैं आप सभी को एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। मैंने आपसे कल कहा था कि अगस्त का जो पार्ट 1 का क्विज है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो मात्र 20 लोगों ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया और ये आपके सामने स्कोर कार्ड है। यानी कि 1 महीने पहले का भी करंट अफेयर आपको यहां पर ढंग से याद नहीं है। कई सारे लोग ऐसे रहे जिनका स्कोर 50% से भी ज्यादा नहीं रहा। तो यह आप लोगों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर नहीं याद रख सकते हैं तो फिर इसके पहले के जो करंट अफेयर हैं अगर आप उनका क्विज देंगे तो शायद आपका स्कोर 10-12 ही रहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं कितना बेहतर पढ़ाता हूं या आप कितना बेहतर पढ़ते हैं या आप कहां कहां से पढ़ते हैं, कौन सा कंटेंट आपके पास में है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने चीजों को बार बार रिवाइज नहीं किया है तो आपको इसी प्रकार का स्कोर अपनी परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने स्कोर है। हालांकि मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा पूनम शर्मा की, जितने भी मंथली करंट अफेयर के क्विज हुए हैं उन सभी में ये शीर्ष 10 में हमेशा शामिल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी तैयारी भी जो है वह पूनम शर्मा के समान ही होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है वह आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, वहां पर आप प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे जीवन में एक शिक्षक की, तो ध्यान रखिएगा जीवन में एक शिक्षक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर आपको एक बेहतर शिक्षक मिल गया तो वह आपके जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से सुधार सकता है। यानी कि आपकी सफलता को वह अपनी परिश्रम के माध्यम से सुनिश्चित कर सकता है।
तो इसीलिए जो भी शिक्षक हैं, जो भी आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उन सभी का आप सम्मान किया करिए। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो ये रिपोर्ट यूएसए ने पब्लिश किया और इसके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है चीन के पास में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो रिपोर्ट में कई सारी बातें बताई गई हैं, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो चीन की नौसेना है उनके पास में 350 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अमेरिका की नौसेना की बात करते हैं तो इनके पास में केवल 293 जहाज और पनडुब्बियां हैं। चीन के द्वारा अपनी सेना के ऊपर 174.4 बिलियन डॉलर खर्च किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग भारत से इसकी तुलना करते हैं तो हमारे देश में 61.7 बिलियन डॉलर खर्च किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन का यह लक्ष्य है कि जब हम 2049 में अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस समय तक हमारे पास में एक विश्व स्तरीय सेना होनी चाहिए। और इसके अलावा चीन का यह भी लक्ष्य है कि जो अगला दशक होगा, यानी कि 2020 से 2021 से लेकर के 2030 तक, उसके बीच में जो भी उसके पास में न्यूक्लियर वारहेड हैं उनको ये लोग दुगना कर लेंगे। तो ये सारे यहाँ पर रिपोर्ट में चीजें बताई गई हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा देश जो है वह रक्षा हथियारों को खरीदने में दुनिया में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे है सऊदी अरब और दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों की निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि है अमेरिका की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नामक आभासी प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया है आईसीआई बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये है क्या, हमारे देश में जो भी डेवलपर्स हैं उनके द्वारा ऑनलाइन जो भी हमारे यहाँ पर रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी की ऑनलाइन प्रदर्शनी की जाएगी, यानी कि जो भी क्रेता हैं वे इस प्रॉपर्टी को ऑनलाइन ही देख सकते हैं और उसी के माध्यम से इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो ये शुरू किया है आईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत का ये पहला बैंक बन गया है जिसने सैटेलाइट का यूज करना शुरू कर दिया है अपने ग्राहकों को लोन देने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को प्रॉस्पेक्ट्स द्वारा विश्व के कोविड-19 के लिए शीर्ष विचारकों की सूची में पहले स्थान पे रखा गया है? तो ये आपकी हैं केरल की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये मैगजीन यहां पर क्या कहती है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी चीन में, उसके काफी समय बाद हमारे देश का जो पहला मामला है वह देखा गया था केरल में। तो उसी समय के शैलजा के द्वारा चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया था, यानी कि जो भी WHO की गाइडलाइन के अनुसार मेजरमेंट राज्य में लेने थे वह सारे लिए गए थे के शैलजा के द्वारा। इसीलिए केरल में उतना ज्यादा कोविड-19 का प्रकोप देखने को नहीं मिला था। तो ब्रिटिश की मैगजीन प्रॉस्पेक्ट्स के द्वारा यहां पर कोविड-19 के मद्देनजर 50 विचारकों की एक सूची जारी की गई और इसमें केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, ये रही थी पहले स्थान पर। न्यूजीलैंड के पीएम है जैकिंडा अर्दन, ये रहे दूसरे स्थान पे। और इसकी खास बात ये रही सूची की कि जो इसमें 50 लोग शामिल हैं उनमें से 26 आपकी महिलाएं थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान द्वारा कितने भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? तो यहां पर पाकिस्तान की ये मांग थी कि भारत के जो 4 व्यक्ति हैं इनको संयुक्त राष्ट्र की इस बॉडी के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये पूरा मामला क्या है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। मामला यहां पर यह है कि हमारे भारत के 4 लोग हैं, इनमें से एक हैं गोविंदा पटनायक, अंगारा अप्पाजी, वेणु माधव और अजय मिस्त्री।
तो ये सारे लोग अफगानिस्तान में काम करते हैं और पाकिस्तान का ये आरोप है कि पाकिस्तान के विरुद्ध काम करने वाली जमात उल अहरार और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से ये सभी संबंधित हैं और पाकिस्तान में जो भी आतंकवाद संबंधी गतिविधियां इन संस्थाओं के द्वारा की जाती हैं उनमें ये सभी लोग भी शामिल रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान के द्वारा कुछ सबूत रखे गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और उनके आधार पर यह मांग की गई कि आप इन चारों लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दें। बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो 6 प्रमुख निकाय हैं उनमें से आपका एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक होता है रेजोल्यूशन 1267 यानी कि 1267 और इसी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा घोषित किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी इधर उधर आ जा नहीं सकता है। इसके अलावा उसकी जो भी संपत्तियां होती हैं विश्व स्तर पर उन सभी संपत्तियों को सीज भी कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान ने यह मांग रखी थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के जो 3 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, यूके और फ्रांस, इनके द्वारा इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया और जो गैर अस्थायी सदस्य हैं जैसे कि जर्मनी और बेल्जियम, इन्होंने भी भारत का सपोर्ट किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुल 5 परमानेंट मेंबर हैं यानी कि अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका, यूके, फ्रांस हो गया, रूस है और आपका है चीन। तो चीन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने रखा था और यहाँ पर अच्छी बात आपको जो देखने को मिली कि रूस ने भारत का सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत 2021 से 2022 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य होगा और अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है टोटल 10। तो ये था पूरा मामला। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक लेट अस ड्रीम के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है पोप फ्रांसिस ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो यूरोप का पोप होता है यानी कि पोप फ्रांसिस, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक को इन्होंने रोमन के एक कैथोलिक पत्रकार हैं और लेखक हैं जिनका नाम है ऑस्टिन यूरेग, इनके साथ में मिलकर के लिखा है। तो ये पुस्तक प्रकाशित होगी दिसंबर 2020 में और इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से आपके जीवन में जो संकट की घड़ी होती है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में आने वाले संकट से उसी के द्वारा सीखे गए अनुभवों के आधार पर आप उबर सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने पुस्तक में बताई हैं। इसके अलावा आपको एक पुस्तक के बारे में और ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो भी छात्र हैं उन सभी को पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने के लिए और जो भी मेजरमेंट हो सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन सभी को अपनाने के लिए एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। तो इस पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में राज श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये बन गए हैं नए राजदूत क्रोएशिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और हम बात करते हैं अगर क्रोएशिया की, तो ये हमारे यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और वहीं पर बात करते हैं राज श्रीवास्तव की, तो ये 1997 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं। क्रोएशिया की राजधानी आपको जाग्रेब में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है क्रोएशियाई कुना और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोरान मिलोनोविक। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं क्रोएशिया देश की। ऊपर आपको मिलेगा स्लोवेनिया, यहाँ पर है हंगरी, यहाँ पर है बोस्निया हर्जेगोविना और ये आपका है सर्बिया। तो इन देशों के साथ में जो हमारा ये देश है क्रोएशिया वह सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, 48वें वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब यहाँ पर जीता है पी इनियन ने, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
बात करते हैं इस वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट की, तो यह पूरी तरीके से ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जिसमें 16 देशों के 120 खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो पी इंडियन की बात करते हैं, इन्होंने कुल यहाँ पर 9 मैच खेले और इन 9 मैचों में 6 में इन्होंने जीत हासिल की और बाकी 3 मैच यहाँ पर ड्रॉ रहे थे। तो इस प्रकार से इनको मिल गए 7.5 अंक और इस आधार पे पी इंडियन 48वें वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो अभी 2020 चेस ओलंपियाड हुआ था, उसमें भारत और रूस संयुक्त रूप से विजेता रहे हैं और जुलाई में हमारे देश को 66वें ग्रैंड मास्टर भी मिल गए। इनका नाम है जी आकाश और ये हैं तमिलनाडु के। डी गुकेश का भी नाम आपको ध्यान रखना है, ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न है इम्पॉसिबल, जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है, क्या है? तो यह एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल जिसे हम लोग काला वीवर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं काला वीवर। तो ब्लैक होल ये समाचारों में रहा है, तो क्यों रहा है आइए अब इसको समझते हैं। यूएसए की एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम आपने सुना होगा लिगो, यानी कि लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इसके अलावा इटली की भी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है वर्गो। तो इन दोनों के साइंसों जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने आपस में साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया के भी वैज्ञानिकों के साथ में मिल करके इन लोगों ने 2 ब्लैक होल्स के टक्कर के बारे में पता लगाया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लैक होल्स का टक्कर है वह अभी हुआ है, ये काफ़ी समय पहले हुआ था, लेकिन जो वहाँ से हमारी रेडियो तरंगे आती हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उसी के बाद में इस प्रकार के किसी भी टक्कर का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि जो इसमें 2 ब्लैक होल थे, यानी कि टक्कर होगी तो जाहिर सी बात थी 2 होंगे, तो इनमें से जो सबसे बड़ा ब्लैक होल था उसका द्रव्यमान 85 सौर द्रव्यमान था, यानी कि जो सोलर मास होता है 85 सोलर मास था इसका द्रव्यमान और इसका ही नाम है इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं इस प्रकार से ब्लैक होल आपके होते हैं। और ब्लैक होल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तारे की आखिरी अवस्था होती है। जैसे कि अगर हम लोग तारों की बात करते हैं तो लगभग 10 अरब इनका आयु होती है, यानी कि 10 अरब के बाद में ये तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से तारे का आकार होता है उसी प्रकार से ब्लैक होल की भी संरचना होती है, यानी कि उसका निर्माण होता है। तो जब इस प्रकार से 2 ब्लैक होल का आपस में टक्कर होता है तो उसमें से जो छोटा ब्लैक होल होता है वह बड़े वाले में पूरी तरीके से समा जाता है। तो यही चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। इन्होंने ये बताया कि टक्कर के बाद में जो यहाँ पर इम्पॉसिबल नाम का बड़ा वाला ब्लैक होल बचा उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 100 से लेकर के 1 लाख गुना अधिक है। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पॉसिबल एक ब्लैक होल है। अगला प्रश्न है आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं तो ये भारत के एक निजी क्षेत्र का बैंक है और 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एसबीआई के जो इंश्योरेंस है उसके एमडी और सीईओ बन गए हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। एस कृष्णन की बात करते हैं तो ये पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। और शशि जगदीशन की बात करते हैं तो ये आपके एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। और ये स्थान किसका लेंगे? तो स्थान लेंगे आदित्य पुरी का। आदित्य पुरी का जब भी नाम आए तो ध्यान रखिएगा भारत के किसी भी बैंक में सबसे ज्यादा समय तक एक सीईओ के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आदित्य पुरी। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट के तहत किस राज्य ने बांग्लादेश से अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है त्रिपुरा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आइए अब इसको समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जब 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था उसके ठीक 1 साल के बाद में बांग्लादेश
और भारत के बीच में यहाँ पर जो अंतर्देशीय परिवहन है, यानी कि जो नदियों के माध्यम से परिवहन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ था और इसी समझौते का नाम था प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट। मैंने आपको मई माह में भी बताया था कि इसमें जो आपके पोर्ट ऑफ कॉल थे उनकी संख्या 5 से बढ़ा करके 11 कर दी गई थी और इसी प्रकार से जो अन्य भी एक्सेस किए जाने वाले पोर्ट थे उनकी भी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया था। तो अब बांग्लादेश में एक स्थान है जिसका नाम है दौकंदी और त्रिपुरा का एक स्थान है जिसका नाम है सोनामुरा। तो इनके बीच में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रारंभ हो गया है, यानी कि इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट शुरू हो चुका है और ये आपका बना है गोमती नदी में। किसमें? गोमती नदी में इसका निर्माण किया गया है और इसी के अंतर्गत जो बांग्लादेश की एक जहाज थी एमवी प्रीमियर, वह सीमेंट को लेकर के त्रिपुरा में पहुंची है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो बांग्लादेश है इसमें हमारे भारत से कई सारी नदियां जाकर के मिलती हैं और जो इस प्रकार का अंतर्देशीय जल परिवहन होता है वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अनुकूल होता है और इसमें जो लगने वाला परिवहन का शुल्क है वह भी कम होता है। इसीलिए यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में ये समझौता 1972 में किया गया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के बारे में अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि गूगल ने इनके यहाँ पर बाढ़ पूर्वानुमान की चेतावनी के लिए एक समझौता किया है। विक्रम दोरईस्वामी अभी नए राजदूत बन गए हैं भारत के बांग्लादेश में। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए भारत के द्वारा 2 विशेष पार्सल ट्रेन चलाई गई थी। एक आपकी चली थी आंध्र प्रदेश से और एक आपकी चली थी गुजरात से। राजधानी ढाका में है, पीएम है शेख हसीना और मुद्रा यहाँ की है टका। अगला प्रश्न है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सबसे अधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं सेरेना विलियम्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनकी संख्या होती है 4। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। तो इस वर्ष केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन हुआ था और इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है उसको जीता था नोवाक जोकोविच ने और सोफिया केनिन जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। बाकी फ्रेंच की बात करते हैं तो ये टाल दिया गया था। बात करते हैं विंबलडन की तो ये भी टाल दिया गया था और इस समय यूएस ओपन चल रहा है। तो यूएस ओपन के दौरान ही सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी हैं उन्होंने 103वीं जीत अपनी यूएस ओपन के अंतर शामिल की, यानी कि 103वीं जीत इन्होंने प्राप्त की है और इस तरह से यूएस ओपन के इतिहास में सबसे ज़्यादा सिंगल का मैच जीतने वाले खिलाड़ी थे क्रिस इवर्ट। इन्होंने जीता था 102 मैच और अब 103 मैच जीत करके सेरेना विलियम्स ने इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एक जरूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत की तरफ से एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सुमित नागल, ये भी यहाँ पर शामिल हुए थे। पहला दौर इन्होंने जीत लिया था लेकिन दूसरे दौर के दौरान ऑस्ट्रिया के जो डोमिनिक थियम है इन्होंने इन्हें हरा दिया, यानी कि इनका जो सफर था यूएस ओपन में वह यहाँ पर समाप्त हो गया है। सेरेना विलियम्स के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के ये 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है डेविड कैफल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 1987 से लेकर के 1990 के बीच में इंग्लैंड के लिए इन्होंने 15 टेस्ट खेला था, 23 एक दिवसीय मैच खेला था। इसके अलावा ये इंग्लैंड और बांग्लादेश की महिला टीम के कोच भी रह चुके थे। तो इनका अब निधन हो गया है। सितंबर 2020 में भारत की कौन सी कंपनी सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व की शीर्ष कंपनी बनी है? तो ये आपकी है अडानी समूह। अडानी समूह वैसे भी हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको 3 नए एयरपोर्ट मिल गए हैं। इन्होंने 74% हिस्सेदारी खरीद ली है मुंबई एयरपोर्ट में और अब एक कंपनी है जिसका नाम है मरकॉम। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2019 के अंत तक 12.32 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ में अडानी समूह यहाँ पर आ गया है पहले स्थान पे। हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है GCL न्यू एनर्जी, यह रही है दूसरे स्थान पे और जापान की जो SB एनर्जी है वह आपकी रही है तीसरे स्थान पे।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अडानी समूह के द्वारा इतना सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है जो कि पूरे अमेरिका में उत्पादित की जाने वाली सौर ऊर्जा से भी ज्यादा है। तो ये चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, अडानी समूह इसमें शीर्ष पर है। आखिरी प्रश्न है कि गैरी स्टेट को किस देश की क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया? तो इनकी नियुक्ति हुई न्यूजीलैंड के कोच के रूप में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं गैरी स्टेट की। तो 2018 में ही न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उन्होंने इसको अपना कोच बनाया था और अब इनको 2023 में जो अपने देश भारत में विश्व कप होगा तब तक के लिए इन्हें कोच बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? यहां पर ध्यान रखिएगा, पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हाल ही में किस समिति की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है? कल मैंने आपको बताया था कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसके नए सीईओ बन गए हैं जो हमारे BK यादव जी हैं और यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या थी उसको भी 8 से घटा करके 5 कर दिया गया। लेकिन ये किसकी सिफारिश पर किया गया है वह आपको कमेंट में बताना है। किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? मई 2020 में किस देश द्वारा स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया था और चरण पादुका पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आप सभी को एक बार फिर से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ट्विटर के ऊपर आपको आज के कैंपेन में हिस्सा जरूर लेना है। और ध्यान रखिएगा, ये आप मान सकते हैं कि सभी शिक्षकों के लिए आपकी यह एक गुरु दक्षिणा होगी कि आप इस पूरे कैंपेन को बहुत ही बड़े रूप में सफल बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।